हेलो गाइज, वेलकम ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 2 है हम लोग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, यूनिट नंबर 2 न्यूक्लियर फिजिक्स का यूनिट नंबर 2। ठीक है, अभी देखिए यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी हम लोग डिस्कस करते हैं। मेनली क्या है इस टॉपिक के अंदर या इस यूनिट के अंदर हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 के अंदर जो चीज़ें होगी वो होगी न्यूक्लियर रिएक्शंस। मेनली जो बात होगी इसके अंदर किसके बारे में बात होगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात होगी, जिसको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं, इसी के इर्द गिर्द बातें होती रहेगी। तो मेन जो अपना थीम है या जो मेन टॉपिक है अपना इस यूनिट के अंदर वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर रिएक्शन से ही किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या टॉपिक्स इसी से कनेक्टेड है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करते हैं। तो मेनली ये जो चैप्टर है आप इसका नाम न्यूक्लियर रिएक्शन भी समझ सकते हो, नाभिकीय अभिक्रियाएं। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, एक बार थोड़ा सा पहले आइडिया देख लीजिए, ब्रीफ आइडिया, फिर हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया, जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहली चीज़ तो कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम्पल देके हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये कि व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, एक चीज़ तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में चलो न्यूक्लियर रिएक्शन समझ आ गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स। तो टाइप्स के बारे में बात कर सकते हैं, प्रकार के बारे में बात कर सकते हैं। मैं मेन टॉपिक्स के बारे में एक आइडिया बता रहा हूँ, मेन टॉपिक्स को हम लोग एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफली देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो टाइप्स, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कई बार। ठीक है, जो प्रीवियस इसमें काफ़ी बार पूछे गए हैं उस वे में मैं बता रहा हूँ कि एक जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया क्या है और उसके प्रकार बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में टाइप्स में जो है, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, टाइप्स को भी अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाया गया है। उसमें से टाइप्स में एक अलग वे में हम बात करें तो हमारे पास में एक टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन और संलयन, फ्यूजन एंड फिजन के बारे में बात करते हैं। विखंडन और संलयन जो कि मेन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है विखंडन, और जो बड़ा टॉपिक है एवं संलयन, फ्यूजन एंड फ्यूजन। ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से भी बनता है। न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के बारे में, संलयन और विखंडन। तो विखंडन, कई बार विखंडन पे बड़ा एक टॉपिक होता है विखंडन, तो विखंडन पे एक पूरा डिटेल कि किस तरीके से क्या विखंडन प्रोसेस क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया जो इसके अंदर होती है, चेन रिएक्शन, तो वो चेन रिएक्शन इसी से कनेक्टेड होती है। क्या, चेन रिएक्शन, इसी में हम लोग चेन रिएक्शन के बारे में भी बात करते हैं। चेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, लाइक एटम बॉम्ब्स वगैरह में होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, वहाँ पर भी श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एक बार हम लोग स्टार्ट कर देते तो वो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, वो कैसे क्या होता है वो यहाँ पे बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे बन गया पहला कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है और उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बनता है ये विखंडन संलयन वाला और चेन रिएक्शन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग ये बात करेंगे, ये एक मेन टॉपिक बता रहा हूँ, फिर छोटे छोटे तो इसके साथ में चलते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखो न्यूक्लियर रिएक्शन कहीं पे भी करवानी है तो न्यूक्लियस होगा, उसमें नाभिक होंगे, नाभिकों का रिएक्शन होगा, मतलब एक नाभिक दूसरे में टूटेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, उस पर कुछ पार्टिकल आएगा और न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, वो टूटेगा, ब्रेक होगा और नया न्यूक्लियस बनेगा, नया नाभिक बनेगा। यही तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अब ये वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ पे करवाऊँ मैं, मतलब ऐसे तो है नहीं कि मैं जैसे घर में जाके किचन में जाके मैंने कर लिया रिएक्शन, ऐसे तो होगा नहीं सिंपली। तो रिएक्शन कहाँ पर होगा, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो मतलब उसके लिए एक लेबोरेटरी सेट करना पड़ेगा। तो जो लेबोरेटरी या जो मशीन बनाते हैं हम लोग, एक तरीके से आप ऐसे समझो, वो जो मशीन या जो एनवायरनमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर।
नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। अब वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं कहाँ पे करवाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो क्या होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोलते हैं क्या, नाभिकीय भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर भी बोल देते हैं हिंदी में भी इसको, या भट्टी बोल देते हैं हम लोग, भट्टी। इस पे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और इसके जो भाग होते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, इस पे भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा भी और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक न्यूक्लियर डीके के बारे में बात करते हैं हम लोग, नाभिकीय क्षय, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली बीटा डीके को काफी डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा एक जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, नाभिकीय क्षय, जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर डीके, जिसमें हम लोग बीटा डीके को स्पेसिफिकली काफ़ी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, बीटा डीके पे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं बड़े क्वेश्चंस की बात करूँ ना, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से या इस यूनिट से, ये मेन टॉपिक्स है, ठीक है। मेन क्या, मोस्टली ये टॉपिक 90% टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए, वही है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और आते रहेंगे, उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर पूरे जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, एक तो लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है और उसके टाइप्स क्या है, प्रकार और नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें तो यहाँ से विखंडन एवं संलयन से बात कर सकते हैं, विखंडन और संलयन से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, फिजन एंड फ्यूजन से बड़ा क्वेश्चन, उसमें चेन रिएक्शन के बारे में भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये एक कनेक्टेड पार्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से, और एक बड़ा क्वेश्चन जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर से होता है। इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद में, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये हो गया, और ये यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है। अब दूसरी बात सुनो, ये तो हो गया कि इस पूरी यूनिट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, क्या टाइप्स होते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसमें डेरिवेशंस काफ़ी सारे आते हैं, तो हर चीज़ एक कंसेप्चुअल आइडिया चलता रहता है, हर चीज़ को उस वे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट है, उसमें भी मोस्टली जो है डेरिवेशंस उस वे में चलते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो 2 चैप्टर थे, जो हम लोग का यूनिट 4 और यूनिट 3, वो तो डेरिवेशन टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें, लेकिन ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, उसमें क्या है, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरा इसमें यह है कि हम लोग थ्योरी लिखेंगे नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो, और थ्योरी है, तो उसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स इस तरीके से भी बना सकते हो, बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे समझने में फोकस करें, ताकि हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि लैंग्वेज ही लैंग्वेज है, थ्योरी ज़्यादा है, डेरिवेशंस कम है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन या नाभिकीय अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है। तो अपना पहला टॉपिक क्या है, नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो क्या है, इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया है, एक सेकंड के लिए। हाँ जी, तो न्यूक्लियर रिएक्शन या नाभिकीय अभिक्रिया को कैसे डिफाइन किया गया है, समझिए बात को। ऐसा है कि सपोज मेरे पास में एक न्यूक्लियस है, एक नाभिक है, ठीक है, और वो कैसा है, स्टेशनरी है, स्थिर है। उसको मैं सपोज ऐसे मान लूँ, क्या मान लूँ मैं उसको, एक्स मान लूँ, क्या मान लूँ मैं, एक्स। कोई भी नाभिक है उसको एक्स से डिनोट कर दिया मैंने, कैपिटल एक्स से, ठीक है। अब ये कैसा है, ये स्थिर है, स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। एक स्टेशनरी न्यूक्लियस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा पार्टिकल भेज रहा हूं इधर से। छोटा कितना छोटा, अब देखो छोटे का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना छोटा, न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, अल्फा पार्टिकल होगा, कुछ भी हो सकता है। बट जनरली हम लोग क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, उनसे हिट करते हैं इसको,
जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है या स्टेशनरी न्यूक्लियस होता है, स्थिर नाभिक, उस पर उसको क्या करते हैं, उस पर आपतित करवाते हैं। ठीक है, इसको मैं ए से बोल रहा हूँ, ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये यहाँ पर आएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे रिएक्शन होगी इन दोनों की, ये इसके ऊपर आएगा, अटैक होगा, अटैक होने का मतलब है एक तरीके से हिट करेगा इसको। तो इसको हिट करने से क्या होगा, एक रिएक्शन स्टार्ट होगी। रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब क्या होगा, यहाँ से कोई नया नाभिक बनता है, नया न्यूक्लियस बनेगा। सपोज नया न्यूक्लियस बन गया वाई, एक्स था उससे नया न्यूक्लियस बन गया वाई, और साथ में एक पार्टिकल भी मिल गया, कोई छोटा पार्टिकल। छोटा पार्टिकल कोई ऐसा भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, छोटा कुछ भी। तो मेन न्यूक्लियस बन गया और उसके साथ में एक छोटा एक और पार्टिकल बन गया ये। तो इस तरीके से जो भी प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। आई बात समझ? देखो इसको दोबारा बताता हूँ, समझना क्या है। जब कोई एक स्थिर नाभिक पे, हमेशा जरूरी नहीं हो स्टेशनरी हो, लेकिन जनरली हम लोग आइडिया इस तरीके से बनाते हैं, डिफाइन ऐसे करते हैं, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस के ऊपर एक पार्टिकल से हिट करते हैं, इसको यहाँ पर आपतित करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, तो क्या होता है, एक नया नाभिक बनता है, एक न्यू न्यूक्लियस बनता है, और साथ में उसके साथ में एक छोटा पार्टिकल भी मिलता है। ठीक है, इसको प्रोडक्ट पार्टिकल बोलते थे, उत्पाद कण। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर है, आ गई बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी इसका एक मैं एग्जांपल भी बता दूंगा। आई बात समझ में? आपने सुना होगा यूरेनियम होता है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन भेजते हैं हम लोग, तो यूरेनियम जो नए नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है, नए न्यूक्लियस। अब जरूरी नहीं यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस बने, और भी ज़्यादा बन सकते हैं, बट एक जनरल आइडिया बता रहे हैं कि एक न्यूक्लियस होता है और उस पर हम लोग कोई पार्टिकल भेजते हैं, और पार्टिकल भेजने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से नया न्यूक्लियस बन जाता है। एक भी बन सकता है और भी ज़्यादा बन सकते हैं, पार्टिकल एक भी निकल सकता है और पार्टिकल भी निकल सकते हैं, बट सिंपली हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई नया न्यूक्लियस बन गया और पार्टिकल मिल गया अपने को। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हाँ, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लाइक एक्स, ये जो मेन न्यूक्लियस है जिस पे अटैक हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको, अभिक्रियक नाभिक, और ये क्या है, उत्पाद नाभिक, मतलब प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक्स है, ये छोटा और ये छोटा वाला, इसको ऐसे लिख देते हैं ए कोमा बी, और ये वाई यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट समझने का तरीका यही है, इसको ऐसा लिखने का मतलब, ऐसा लिखने का मतलब है यहाँ पर जो है जिस पर अटैक हो रहा है वो तो है एक्स, और जो नया बन रहा है वो वाई, और जो छोटा पार्टिकल है इधर से वो है ए, और ये है बी। ठीक है, ये एक इसका लिखने का एक पैटर्न है, इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ आपको यहाँ से। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। एक अगर एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो ऐसे हम लोग देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेके जैसे अपने पास में है सपोज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है 714। ठीक है, ये तो इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया, क्या हो गया, ये द्रव्यमान संख्या हो गई, और ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, जेड जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, द्रव्यमान संख्या। इस पर सपोज मैं एक अल्फा पार्टिकल भेज रहा हूँ, क्या, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम लोग लिखते हैं 2He4, ऐसे लिखा जाता है अल्फा पार्टिकल को। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस, नाभिक, हीलियम का नाभिक। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, क्या है ये, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल हम लोग नाइट्रोजन पे भेज रहे हैं, तो नाइट्रोजन तो अपना क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, एक तरीके से ए हो गया। ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए भी लिख देते हैं कई बार, जैसे वो ए और भी लिखा ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसे भी लिख दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही तरीका है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों मिलके एक नया न्यूक्लियस बन गया। सपोज नया न्यूक्लियस बना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन 817 प्लस 1H1, ये मिल गया मुझे। तो इसमें देखो ये तो बड़ा न्यूक्लियस बन गया, बड़ा नाभिक, ये तो हो गया कैपिटल वाई, और ये छोटा पार्टिकल हो गया एक तरीके से, है तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला पार्ट है, तो ये बी हो गया एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसको। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियर रिएक्शन ही तो हो गया। एक नाभिक था, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल भेजा तो नया न्यूक्लियस बन गया और एक पार्टिकल भी मिल गया, ऐसे हो गया। मल्टीपल पार्टिकल भी मिल सकते हैं, यहाँ पर 2 नाभिक भी बन सकते हैं और भी ज़्यादा पार्टिकल बन सकते हैं, बट एक सिंपल एक आइडिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, एक कोई अपने पास में न्यूक्लियस होगा और उस पर कोई पार्टिकल हिट करवाएंगे और उससे त्वरित कण आएगा, एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल आएगा, बहुत तेज गति से आता है, जनरली ये बहुत फास्ट पार्टिकल आता है और नया न्यूक्लियस बन जाता है, साथ में और भी पार्टिकल मिल सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको भी देखो इसकी तरह हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ये x है तो इसको तो पहले ऐसा लिख दें हम लोग, फिर छोटा ब्रैकेट आएगा, छोटे ब्रैकेट में ये पार्टिकल छोटे छोटे वाले 2 पार्टिकल आ जाएंगे, इधर अल्फा पार्टिकल, उधर वो H1 और ये यहाँ पे आ जाएगा ये लिखने का पैटर्न हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्लियर है। ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में देखो एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग, इसमें संरक्षण के नियम होते हैं, कुछ कंजर्वेशन लॉ। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, जैसे ये ऐसे हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, एक तो हाइड्रोजन वाला बनाया, यहाँ पे 17 बनाया, ऑक्सीजन 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो मैंने 17 लिखा, यहाँ पे 17 लिखा, तो ये 17 ही क्यों लिखा, या क्या यही होगा क्या? तो ये चीज़ हम लोग नाभिकीय जब अभिक्रिया होती है तो कुछ नियमों की पालना होती है, कुछ कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करते हैं, संरक्षण के नियम होते हैं। तो उन संरक्षण के नियमों की पालना करते हुए हम लोग ये प्रोडक्ट लिखते हैं, ये उत्पाद जो बनाना ये कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करते हुए होता है। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कैसे कंजर्वेशन लॉज होते हैं। लाइक मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या संरक्षण के नियम की पालना होती है, संरक्षण के नियम कौन कौन से पालना होती है। कंजर्वेशन लॉ, तो संरक्षण नियम क्या, कंजर्वेशन लॉ, नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षण के नियम होते हैं ना, कंजर्वेशन लॉ, उनके बारे में बात कर सकता हूँ। आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, ये टॉपिक्स के मेन हेडिंग लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो, बाकी मैं नोट्स तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज में देखो एक तो पहला तो चार्ज कंजर्वेशन, आवेश का संरक्षण होता है। चार्ज कंजर्वेशन मतलब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगा, आवेश संरक्षित रहेगा। आवेश संरक्षित रहने का मतलब समझते हो कि आवेश संरक्षित रहने का क्या मतलब होता है? आवेश संरक्षित या चार्ज कंजर्वेशन होने का मतलब है रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज और रिएक्शन के बाद में टोटल चार्ज बराबर रहेगा, इक्वल, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन बराबर रहेगा कुल आवेश। देखो इस रिएक्शन से ही हम लोग एक बार पता लगा लेते हैं, इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। इसी रिएक्शन का अगर देखो एग्जाम्पल लें हम लोग, इसी रिएक्शन को देख लो एक बार के लिए आप। देखो कुल आवेश देखो यहाँ पे, टोटल चार्ज की बात करें तो अब देखो न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये सब क्या है, नाभिक को बता रहे हैं ना, ये सब सबके नाभिक है। तो नाभिक होंगे तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं वहाँ पे, कौन होंगे, ओनली प्रोटॉन होंगे, अरे प्रोटॉन ही होंगे। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज ही एक तरीके से। तो देखो ये क्या है, हीलियम का नाभिक है, ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है और ये हाइड्रोजन का है, ऐसा ही है। अब ये हीलियम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर देखो ये जो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ था, लेकिन लाइक ऐसा कुछ भी है यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो तो होता है जेड होता है, और यहाँ पे जो नंबर लिख रहा हूँ वो होता है एटॉमिक मास नंबर, ये तो होता है द्रव्यमान संख्या, और ये जो चीज़ है वो क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको बताता ना, एटॉमिक नंबर है तो जेड ये। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हुआ, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 7, तो टोटल प्रोटॉन बिफोर रिएक्शन कितने हैं 9। इधर देखो इधर 8 और एक है 1, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे भी 9। इसका मतलब है कि टोटल प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन चार्ज ही तो है, आवेश ही तो है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन क्या है, बराबर है। ये प्रोटॉन्स की संख्या को क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जेड है, ये जेड है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है परमाणु की संख्या के बराबर ही होता है, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होता है, ठीक है। ये एटम्स नहीं है, ये न्यूक्लियर, ये ठीक है ना, परमाणु नहीं है, ये क्या है, नाभिकों को बता रहा है, ये नाभिक है सारे, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है।
तो पहला चीज समझ में आया, चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षित होता है। तो नाभिकीय विक्रिया के पहले और बाद में कुल आवेश बराबर रहता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। ये एग्जाम्पल देख के हम लोग ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज विल बी सेम या टोटल चार्ज विल बी इक्वल, ठीक है। ये सेम एग्जांपल हम लोग काम में ले सकते हैं। एग्जांपल एक ही हम हर जगह काम में ले सकते हैं अगर हमारा वो एग्जांपल उस वे में जा रहा है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, ये जेड हो गया, ये तो कंजर्व रहता है। इसके बारे में बात करूंगा मैं, ऊपर वाले के बारे में। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास नंबर। द्रव्यमान संख्या या मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं इसको। परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर भी बोल देते हैं इसको, ओनली एटॉमिक मास नंबर। तो ये भी संरक्षित रहता है, ये भी कंजर्व रहता है। मतलब बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो बराबर होता है। मतलब टोटल परमाणु जो की द्रव्यमान संख्या होती है वो बराबर होती है। जैसे इसी एग्जाम्पल को उठा लीजिए, इस एग्जाम्पल में देखिए ये एक को ही तो बताता है। तो यहाँ पे 4 और 14, 4 + 14 कितने हैं, 18 है बिफोर रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया से पहले। और अभिक्रिया के बाद में देखो 17 + 1 ये कितना है, ये भी 18 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब ये चीज क्या है, बराबर है। तो संरक्षण किसका किसका हो रहा है, द्रव्यमान संख्या का हो रहा है, एटॉमिक मास नंबर का हो रहा है और आवेश का भी हो रहा है, चार्ज भी कंजर्व रह रहा है, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट और लास्ट की बात करें, इसमें हम बोलेंगे ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऊर्जा का, कुल ऊर्जा संरक्षण, कुल ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। जनरली एनर्जी से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का आइडिया देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। एक बार टाइम कितना है, तो हम लोग यहाँ पर, क्लैरिटी ठीक है ना, यहाँ पे ब्लर दिख रहा है क्या थोड़ा, एक सेकंड, फोकस है नहीं क्या, एक सेकंड। ठीक है, हाँ जी। ये तो जो है नेक्स्ट है कि कुल ऊर्जा संरक्षण, कुल ऊर्जा संरक्षण, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। तो कुल ऊर्जा जो होती है ना, टोटल एनर्जी, वो कैसे रहती है, कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। देखो कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन से पहले टोटल एनर्जी और रिएक्शन के बाद में टोटल एनर्जी क्या होती है, बराबर रहती है। रिएक्शन से बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन टोटल एनर्जी इक्वल होती है। इसी में हम लोग एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, क्यू एनर्जी का, क्यू वैल्यू या क्यू मान, क्यू वैल्यू भी बोलते हैं इसको, क्यू वैल्यू, ये क्यू मान, किसी भी रिएक्शन का क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन, किसी अभिक्रिया का क्यू मान। क्यू मान क्या होता है, क्यू वैल्यू क्या होता है, ये इसी के अंदर, इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखो एनर्जी क्या होती है, टोटल बराबर होती है। अब देखो जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेके हम लोग इसी चीज को एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। ये आपको जो नोट्स है ना एज इट इज जैसे मिल जाएगा। तो देखो मान लो आपके पास में कोई न्यूक्लियस है, इस पर मैं कोई पार्टिकल भेज रहा हूँ। इस पार्टिकल को सपोज मैंने कैपिटल ए लिख लो या स्मॉल ए लिख लो, जैसे मैंने लिख के कैपिटल ए। यहाँ पर नया न्यूक्लियस बनेगा वाई और साथ में नया पार्टिकल बन गया, स्मॉल बी लिख लो या कैपिटल बी लिख लो, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये एक ये पार्टिकल है, ये तो स्टेशनरी था, ये तो क्या था, स्थिर था, स्टेशनरी था, और ये मूविंग था, ये गतिशील था, ठीक है। नया न्यूक्लियस बना ये और ये, ठीक है। मतलब ऐसा था कि एक यहाँ पर पार्टिकल था वो रखा हुआ था, यहाँ से एक नया पार्टिकल आया, ठीक है, हिट किया और क्या बन गया, नए पार्टिकल बन गए, दो क्या हो गए, नए पार्टिकल बन गए, ठीक है। ऐसा हुआ। अब ये तो रुका हुआ था पहले, ये गति कर रहा था, ये मूविंग था, ये भी दोनों मूविंग है। अरे दोनों ये भी गति करते रहेंगे, ये क्यों गति करते रहेंगे, इसलिए गति करते रहते हैं ताकि संवेग का संरक्षण रहे। हर रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, संवेग संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षित रहे, मोमेंटम कंजर्व रहे, इसके लिए ये दोनों भी कैसे रहते हैं, गतिशील होते हैं। अब देखो क्या होता है, हम बोलेंगे टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, कुल ऊर्जा संरक्षित रहनी चाहिए। तो रिएक्शन से पहले टोटल एनर्जी,
इसकी टोटल एनर्जी प्लस इसकी टोटल एनर्जी। अब देखो इसकी टोटल एनर्जी देखो, ये तो रुका हुआ है, तो रुके हुए पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या है? देखो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तो कोई बात करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसकी बात तब की जाती है जब किसी दूसरे के इफेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोई दूसरे के इफेक्ट में, किसी और के प्रभाव में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी और की वजह से यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा तो होगी नहीं। तो टोटल एनर्जी में क्या आएगा? एक तो आएगी गतिज ऊर्जा। क्या आएगी? एक तो गतिज ऊर्जा। क्या होगी? एक तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है एक तो, काइनेटिक एनर्जी प्लस एक होती है द्रव्यमान के रूप में भी एनर्जी होती है। मास जो होता है, किसी का मास अगर m होता है तो उसकी एनर्जी होती है mc², तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? रेस्ट मास एनर्जी, स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा mc²। तो किसी पार्टिकल की टोटल जो एनर्जी वो इससे होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा। तो इन दोनों के योग से टोटल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो खैर है ही नहीं किसी पार्टिकल की। तो यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी इन दोनों पार्टिकल की और टोटल एनर्जी इन दोनों पार्टिकल की बराबर होनी चाहिए। तो इसकी टोटल एनर्जी देखो, ये तो रुका हुआ है, ये रुका हुआ है स्टेशनरी, तो इसकी गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं, ओनली इसकी मास की एनर्जी होगी। तो इसकी मास की एनर्जी होगी तो इसकी होगी ओनली mc²। m क्या होगा? इसका मास, इसका रेस्ट मास mx बोल देता हूँ इसको, mxc²। ठीक है, ये होगा, ये गतिशील है और मूविंग है ना, तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रेस्ट मास एनर्जी भी होगी। तो इसकी तो देखो रेस्ट मास एनर्जी तो होगी mc², m इसका मास हो जाएगा a, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को इसको लिख देता हूँ मैं E a, ऐसे लिख देता हूँ, E a या K a भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये टोटल एनर्जी होगी बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन देखो, इसकी रेस्ट मास एनर्जी और ये गतिशील भी रहेगा, मूविंग है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसको लिखता हूँ EY प्लस इसकी रेस्ट मास एनर्जी mBc² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखता हूँ EB। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, ये मास वाला टर्म, ये भी मास वाला टर्म, तो मास वाले टर्म में दोनों में देखो ma प्लस mxc² कॉमन आ गया। इधर देखो मास वाला एक ये, इन दोनों को मैं इधर ले आऊं तो इसमें देखो m, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो my प्लस mb इंटू c², इधर आए तो दोनों माइनस के होगी। ठीक है, साथ ही ये देखो इधर है EY प्लस EB, इधर देखो ये EA इधर आएगा तो माइनस का EA हो जाएगा। ऐसे बन गया, क्लियर है? आगे देखिए, इन दोनों के अंदर देखिए MA प्लस MX माइनस MY प्लस MB c² इक्वल टू EY प्लस EB माइनस E, ये मिल गया। टाइम कितना बचा है? 1 सेकेंड, टाइम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है इस लेक्चर का। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वांटिटी है ना, इसको हम लोग Q से लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? कैपिटल Q। इसको बोलते हैं Q वैल्यू, Q मान, किसी भी अभिक्रिया का Q मान है ये, Q वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। अब Q वैल्यू से मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब ये देखो, ये Ma प्लस mx क्या हुआ? Ma प्लस mx इन दोनों का मास हो गया, जो कि क्या है? प्रारंभिक मास। अभिक्रिया में प्रारंभिक मास ये है इन दोनों का मास, और ये आफ्टर हो गया, ये ना, ये अंतिम मास हो गया। तो ये इनिशियल मास हो गया, ये फाइनल मास हो गया। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से इनिशियल मास mi, और ये क्या हो गया? m फाइनल इंटू c², और ये क्या हो गया? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी बाद वाले दोनों पार्टिकल की। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोल सकता हूं मैं इसको। काइनेटिक एनर्जी को E से लिख रहा हूं, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग बोल रहे हैं Q से। ये Q है, ठीक है, ये Q हुआ। तो Q का मतलब क्या हुआ कि फाइनल जो उत्पाद है उसकी गतिज ऊर्जा और जो स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है उसकी जो गतिज ऊर्जा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको हम लोग Q मान बोल रहे हैं। अभिक्रिया का Q वैल्यू, Q मान, ठीक है।
इसको आगे हम लोग ये मास की टर्म में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे और क्यू वैल्यू के लिए हम लोग की डेरिवेशन भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।